नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हमारे पास उनकी एक संक्षिप्त जीवनी है और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। कोशिश रहेगी कि इस महान स्वतंत्रता सेनानी के जीवन की मुख्य घटनाओं और उनके मतलब को समझें। शुरुआत उनके उस मशहूर नारे से करते हैं, है ना? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पर इसके पीछे की कहानी, वो शख्सियत, उसमें और भी बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1897। कटक में जन्म हुआ। पिता जानकीनाथ बोस जाने माने वकील थे और माँ प्रभावती देवी। बचपन से ही कहते हैं कि बहुत होशियार थे और देशभक्ति की भावना तो जैसे रग रग में थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की और फिर आया वो बड़ा फैसला, आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। सोचिए, उस जमाने की सबसे बड़ी परीक्षा। एक शानदार करियर सामने था, पर उन्होंने उसे ठुकरा दिया। कहा कि अंग्रेजों की गुलामी, उनकी नौकरी नहीं करनी। हाँ, और ये बात बहुत मतलब ध्यान देने लायक है। ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ने जैसा नहीं था। जरा सोचिए, उस समय इतनी ऊंची पोस्ट, आराम की जिंदगी सब छोड़कर एक अनिश्चित रास्ते पर चलना स्वतंत्रता संग्राम में। ये उनके इरादे, उनके दृढ़ संकल्प को दिखाता है। और ब्रिटिश राज के लिए तो ये सीधी वैचारिक चुनौती थी। ये करियर का नहीं, विचारधारा का चुनाव था असल में। बिल्कुल। तो इस बड़े कदम के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। महात्मा गांधी के साथ भी काम किया, अपनी एक अलग पहचान बनाई और 2 बार तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। पर यहाँ भी मतलब कहानी सीधी नहीं चली। स्वतंत्रता कैसे मिले, इस बात पर मतभेद होने लगे। हाँ, और ये मतभेद बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ तरीकों के नहीं थे, ये शायद भारत कैसा हो आज़ादी के बाद, उसको लेकर भी थे। गांधी जी और कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह अहिंसा पर जोर दे रहा था, लेकिन बोस को शायद लगने लगा था कि केवल अहिंसक तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना काफ़ी नहीं होगा। उन्हें लगता था शायद ज़्यादा सक्रिय, यहाँ तक कि सैन्य कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये अलग अलग सोच दिखाती है कि स्वतंत्रता संग्राम कितना बहुआयामी था। हाँ, अलग अलग रास्ते तलाशे जा रहे थे। तो इन्हीं मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस से अपना रास्ता अलग किया। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मकसद था कांग्रेस के अंदर और बाहर भी आज़ादी के लिए ज़्यादा तेज, ज़्यादा रैडिकल सोच को आगे बढ़ाना। यहीं से वो दिल्ली चलो जैसे नारे भी आने लगे। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध का समय और नेताजी ने तो मतलब एक बहुत ही जोखिम भरा कदम उठाया। वो अंग्रेज़ों की नज़रबंदी से निकल भागे, जर्मनी पहुंचे, फिर जापान। लक्ष्य एकदम साफ था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बाहरी मदद से अंग्रेज़ों पर सैन्य दबाव बनाना और जापान की मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए को फिर से खड़ा किया और यही वो नारा दिया जो अमर हो गया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आईएनए ने बर्मा, इम्फाल कई मोर्चों पर अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी। बिल्कुल। और देखिए, आज़ाद हिंद फौज की सैन्य सफलता भले ही उतनी न रही हो जितनी उम्मीद थी, पर उसका जो प्रतीकात्मक असर था, जो मनोवैज्ञानिक असर था, वो ज़बरदस्त था। उसने ब्रिटिश राज की अपराजयता का जो एक भ्रम था, उसे तोड़ा। भारत में लोगों में और खासकर ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों में राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा कर दी। इसने ये दिखा दिया कि भारतीय अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठाने को भी तैयार है। ये सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये एक विचार था जो लड़ रहा था। सही कहा। लेकिन फिर कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां रहस्य शुरू होता है। अगस्त 1945। दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म हो रहा था और तभी खबर आई कि ताइवान में एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें नेताजी की मृत्यु हो गई। पर हालात ऐसे थे और खबरें इतनी स्पष्ट नहीं थी कि यह घटना एक पहेली बन गई और वो पहेली आज तक पूरी तरह सुलझी नहीं है। हाँ, और यही रहस्य उनकी कहानी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। नहीं, सच क्या था ये शायद कभी पूरी तरह पता ना चले, पर उनकी मृत्यु को लेकर जो ये अनिश्चितता है, इसने उन्हें भारतीय मानस में एक तरह से अमर बना दिया है। एक किंवदंती जो लोगों की कल्पनाओं में आज भी जिंदा है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी से हम क्या समझे? सुभाष चंद्र बोस का जीवन सिर्फ साहस और बलिदान का ही नहीं है। ये अपने लक्ष्य के प्रति एक अटूट लगन, कर्मठता, उसका भी प्रतीक है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी जैसे बड़े सपनों के लिए किस हद तक जुनून और जज्बा जरूरी होता है। और एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है, वो ये कि उनकी मृत्यु से जुड़ा ये रहस्य आज भी इतने लोगों को क्यों अपनी तरफ खींचता है। शायद ये उनके उस असाधारण व्यक्तित्व, उस अधूरे मिशन से जुड़ा है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वो दुर्घटना ना हुई होती तो क्या होता। भारत का इतिहास, भारत का भविष्य शायद कुछ और होता। ये सवाल ही उनकी विरासत का एक अहम हिस्सा है। जय हिंद।